हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग को जो बताया गया था वो ये कुछ टेबल के नेचर के बारे में बताया गया था। उस टेबल के अंदर हम लोग ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, AFC क्या होता है, तो आपको बताया गया था कि AFC इज इक्वल्स टू कैसे निकला है, TFC/Q करके। ठीक है, और AVC कैसे निकला है, तो TVC/Q करके। सिमिलरली AC जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो निकाला है TC/Q करके। हमको पता है कि TC इज इक्वल्स टू क्या होता है, TFC प्लस TVC होता है। सिमिलरली जिस प्रकार TC बराबर TFC प्लस TVC होता है, उसी तरीके से अगर आप इस लॉजिक को अप्लाई करो, TC/Q करो तो क्या निकलेगा, AC निकलेगा। TFC/Q करो तो क्या निकलेगा, AFC निकलेगा। और TVC/ अगर Q करते हो तो AVC निकलता है। यानी जैसे आपका TC बराबर सम टोटल ऑफ FC प्लस VC होता है, उसी तरीके से AC इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ AVC एंड AFC एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ये मैंने समझाया था। और ये जो नेचर है, इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इस नेचर को कहते हैं वर्टिकल समेशन। इसको क्या कहा जाता है, तो वर्टिकल समेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप AFC निकालना चाहते हो तो TFC/Q करते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप AFC इंटू Q करो तो आपको बराबर क्या निकलेगा, TFC निकलेगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यह कहता है कि किसी भी लेवल पे अगर आप AFC को यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट बोलने का मतलब क्या है, TFC देगा, जो कि हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही जो नेचर है ये आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, अब हम लोग इस टेबल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर हम लोग AFC, AVC एंड AC को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजों को अगर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो ये तीनों के वैल्यू को ध्यान दीजिए। आप ये तीनों कॉलम पे ध्यान दीजिए, इस पे और इस पे, और एनालाइज करके देखिए कि आपको मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है ये तीनों कॉलम्स के अंदर। ये तीनों कॉलम में अगर आप एनालाइज करते हो तो मिनिमम वैल्यू आपको 1.1 दिख रहा है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों कॉलम को अगर एनालाइज करते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है वो है 20। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमको दिख रहा है 1.1 और मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है 20। ठीक है, नीचे हम लोग यूनिट्स ऑफ आउटपुट को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ये रेंज देख लेना है, 1 है मिनिमम, मैक्सिमम है 20। तो अगर 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो अप्रोक्स हम लोग को हाथ जो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, बड़ा छोटा नहीं, लगभग सेम नजर आएगा। तो हम लोग 2 का रेंज ले लेते हैं।
ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग करेंगे क्या, तीनों कर्व को दिखाते हैं। ठीक है, पहले एबीसी पे ध्यान दीजिए। एबीसी हमको क्या दिख रहा है, तो एबीसी में वन प्लेस पे, इन्फिनाइट को तो छोड़ दिए, वन प्लेस पे एएफसी कितना है, 10 है, तो वन पे है 10। टू पे कितना है, तो टू पे है 9, सॉरी 5। टू पे एएफसी का वैल्यू कितना है, तो टू पे है 5। इसके बाद है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर हम लोग अंदाजे पे इसको ले ले रहे हैं। इसके बाद है 2.5, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर इसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है 2, ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास 1.6, ठीक है, देन है हमारे पास 1.4, इसके बाद है 1.2, देन है 1.1। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है AFC। अब हम लोग प्लॉट करेंगे ABC को। ABC कितना है, तो ABC है 0 पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 पे अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट हम लोग कंसीडर, क्योंकि केस हम लोग 1 से पिक किए तो यहाँ पे भी 1 से लेके चलते हैं। 1 पे कितना है, ABC का वैल्यू 10 है, तो 1 पे है 10। इसके बाद 2 पे है 9, इसके बाद है 3 पे 8, इसके बाद 4 पे 7, सॉरी 4 पे 7, इसके बाद 5 पे है 6, इसके बाद है 5.3, इसके बाद है 5.1, इसके बाद है 5.2, इसके बाद है 5.5। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC। ठीक है, अच्छा इस चीज को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान लेते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब कैसे आप स्टार्ट करोगे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर्स टू दैट नेचर ऑफ AFC अंडर विच the product sorry whenever at any level of output, if we multiply the value of AFC with the unit of output, it will give us the same result। ठीक है, it will give us the same result, that is TFC। that nature is known as rectangular hyperbola। we can understand it with the help of following schedule and diagram। ठीक है, आपको एक टेबल बनाने का है, उस टेबल में AFC आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो आपको चाहिए ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, और इसकी मदद से आपने AFC निकाल लिया, बाकी का जरूरत आपको उस केस में नहीं है। आपने टेबल बना लिया, फिर आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, भूल जाइए ये कर्व बनाया है मैंने, ठीक है, सिर्फ आपको ये दिखाना है। ठीक है, इसमें आप देखो, मान लेते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपने लिया पहला केस। ठीक है, पहला केस क्या है, ये है। ठीक है, आपने इसको पॉइंट दे दिया A। ठीक है, फिर आप इसको पॉइंट दे दो 2 पे, ये मेरे लिए हो गया पॉइंट B। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप, या पॉइंट
बी क्यों दिखाएं हम, कोई और पॉइंट दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग के दिमाग में हो जाएगा कि सर हम लोग सेम ही कॉन्सेप्ट लेंगे क्या। चलिए हम लोग ये ले लेते हैं, 4 पे, फोर्थ यूनिट पे अगर आप इस चीज को दिखाना चाहते हो, एक मैं पॉइंट 4 पे दिखाना चाहता हूं, तो 4 पे AFC का वैल्यू कितना मेरा गया है, तो अराउंड 2.5 है। ठीक है, चलो मैं इसको 2.5 ये केस नंबर 2 मान लिया। केस नंबर 3 मैं यहां पे दिखा दूंगा, यानी 3 पॉइंट को अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी रैंडमली आप पॉइंट को ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पे अब ये आपने मार्क कर दिया, जैसा मैंने बताया था आप पहले डेफिनेशन दोगे उसके बाद बोलोगे कि वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। आपको टेबल बनाना है, उसमें ये रहेगा, TFC रहेगा और AFC रहेगा, बाकी काम ही नहीं है। अब ये आपके पास है, आपको एक डायग्राम बना देना है, डायग्राम में कोई भी 3 पॉइंट को दिखा दीजिए आप, ABC। अब आप नीचे लिखोगे, इसके नीचे टेबल और डायग्राम के नीचे, अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के क्वेश्चन को समझा रहे हो तो, on the basis of above schedule and diagram we can clearly see that the product whenever we are multiplying the value of AFC with the unit of output it is giving the same result. ठीक है, as we can see in at point A, here AFC, the value of AFC is at point A, the value of AFC is 10 and the unit of output is how much, 1. If we multiply us, we will get 10. Similarly, at point B, where AFC, at point B, where the value of AFC is 2.5 and the unit of output is 4. Again, if we multiply the value, we will get the same result, that is 10. ठीक है, सिमिलरली एट पॉइंट C, वहां पे भी आप बता दोगे। सो इट इज क्लियर दैट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस if we multiply the value of AFC with the unit of output we will get the similar result, that is called rectangular hyperbola। आंसर खत्म, मार्क्स मिल गया। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग AFC ABC दोनों को प्लॉट कर चुके हैं, अब आते हैं हम लोग AC को प्लॉट करते हैं। तो AC का जो वैल्यू है, AC का जो वैल्यू है वो 1 लेवल पे कितना है, AC का वैल्यू है 1 लेवल पे 20। ठीक है, 2 लेवल पे कितना है, तो 2 लेवल पे है 14। 3 लेवल पे कितना है, तो 11.3 है। तो चलो अंदाजे से मैंने 11.3 यहां मार्क कर दिया। इसके बाद कितना है, 9.5 है, तो चलो भाई 9.5 भी मार्क कर देते हैं। इसके बाद कितना है, 8 है, 8 भी हमने प्लॉट कर दिया। इसके बाद AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 7, चलो 7 भी प्लॉट कर देते हैं। इसके बाद कितना है, इसके बाद है 6, तो चलो 6 भी प्लॉट हो गया। इसके बाद है 5.3, तो ये हो गया मेरा 5.3। इसके बाद है 5.1, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने शायद इसको ले लिया है। ठीक है, 1 पे है 20, 2 पे 14, देन है हमारा 11.3, ये भी सही है। इसके बाद है 9.5, ये भी सही है। इसके बाद है 8, ये भी सही है। इसके बाद है 7, ये भी सही है। इसके बाद है 6.5, ये भी सही है। इसके बाद अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना है, 8 पे अगेन हमारे पास 6.5 का वैल्यू है। ठीक है, और इसके बाद है 6.6 का वैल्यू, ये थोड़ा सा ऊपर हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपका बन गया ऐसे, और यहां मार्क कर देना है AC। अब एग्जाम में आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल समेशन। ठीक है, तो वर्टिकल समेशन ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब आप इसको आंसर कैसे करोगे, तो सबसे पहला आपका जो आंसर स्टार्ट होगा, अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय
वर्टिकल समेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? अगेन जैसे मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन दोगे, किसका? ऑफ वर्टिकल समेशन, ये दे दिया। अब जब डेफिनेशन दे दिया तो डेफिनेशन क्या होगा? वर्टिकल समेशन रेफर्स टू दैट नेचर ऑफ AFC and AVC under which at any level of output, whenever we are doing the sum total of AFC and AVC, it will give us the value of AC at all level of output। यानी उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आप चले जाओ, अगर आप AFC और AVC के वैल्यू को जोड़ोगे तो आपको आंसर किसका मिलेगा? वो जो वैल्यू निकल के आएगा वो AC के बराबर निकलेगा। उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकल समेशन। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। अब आपको उस केस में क्या क्या चीज चाहिए? टेबल बनाओगे, उसमें क्यू रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये तीनों रहेगा, तभी तो आप ये चीज निकाल सकते हो ना। इसका जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपने टेबल बना दिया, आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब डायग्राम जब बन के तैयार हो गया है, अब आप करोगे क्या? इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स को, जैसे आपने वहां प्रूव किया था, कुछ पॉइंट को प्रूव करना है। जैसे मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक पॉइंट यहां मार्क कर रहा हूं, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको नेमिंग कर दिया I J K, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया L M N, ठीक है। ये टेबल, ये डायग्राम मेरा बन के तैयार हो गया। अब इस टेबल और डायग्राम के नीचे आपका स्टेटमेंट जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट द सम टोटल ऑफ AFC and AVC is equals to AC at all level of output, as we can see when the level of output is 3, when the level of output, when the level of when the level of output is equals to 3 लिखने का है, ठीक है। here AFC, क्लैरिटी के लिए आप 3 लेवल पे देखिए, 3 नंबर पे आपका AFC का वैल्यू कितना है? 3.3 है, दैट इज 3.3, एंड द वैल्यू ऑफ AVC इज हाउ मच? द वैल्यू ऑफ AVC इज 8, ठीक है, एंड AFC प्लस AVC इज इक्वल्स टू हाउ मच? 11.3, ठीक है। सिमिलरली ये आपको न्यूमेरिकली ऐसे करके दिखा देना है, ठीक है। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे अगले केस में? यहां पे कर दोगे, कितना है? 7 यूनिट्स, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा। यहां पे 7 पे AFC का वैल्यू कितना है? 7 पे AFC का वैल्यू है आपका 1.4, ठीक है, एंड AVC का वैल्यू कितना है? 5.1, ठीक है। अगेन यहां पे AFC प्लस AVC इज इक्वल्स टू 6.9, ठीक है, कितना है? 6.5, ठीक है। AVC कितना है? 7 नंबर पे, 7 नंबर पे ये 5.1 एंड देन 4.1, ओके, एक्सीलेंट। तो वी हैव 6.5, ठीक है। हेंस प्रूव दैट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये दोनों चीजें न्यूमेरिकली आपने लिख दिया, अब इसके नीचे लिखोगे हेंस प्रूव दैट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट द सम टोटल ऑफ AFC एंड AVC इज ऑलवेज इक्वल्स टू AC। खत्म, मार्क्स मिल गया, ठीक है। इतना ही चीज आप लोगों को करना है। ये आपका क्वेश्चन था, आपने अटेम्प्ट किया, आपको मार्क्स भी मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले लॉजिक के ऊपर।
मान लेते हैं अब हम लोग जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या हुआ जी? ओके, क्योंकि स्क्रीन पे आप लोग के विजिबल रहे इसीलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ रहा है। बिना टेबल के हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे है 9। अब हम लोग एक और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को समझने जा रहे हैं। इसमें क्या है, अब हम लोग दिखाएंगे मार्जिनल कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों को कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अगर आप रिप्रेजेंट करें, अगेन आउटपुट नीचे जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट के कॉलम पे देखिए, मिनिमम वैल्यू आपको 2 दिख रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 10। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 लिख देते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर पे देखिए, जब 1 लेवल ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे थे तो वहां पे मार्जिनल कॉस्ट कितना है? वहां पे मार्जिनल कॉस्ट है 10। इसके बाद कितना है? 2 पे है 8। 3 पे, 3 पे हम लोगों को 6 दिख रहा है। इसके बाद 4 पे, 4 पे दिख रहा है 4। 5 पे, 5 पे दिख रहा है 2। 6 पे, 6 पे दिख रहा है 2। 7 पे, 7 पे दिख रहा है 4। Then at 8 level of output, it is again 6, and then we have 8. अब अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये आपका MC कर्व कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि why marginal cost curve appear as U-shaped। ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो यू आकार का क्यों नजर आता है? तो मार्जिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया आपसे, अब आपका आंसर कैसे स्टार्ट होगा? अगेन मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं आप उसको, उसका डेफिनेशन दोगे। ठीक है, डेफिनेशन खत्म। इसके बाद आप एक टेबल बनाओगे एंड डायग्राम बनाओगे। टेबल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, टीएफसी चाहिए, टीबीसी चाहिए, टीसी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, एसी की भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। ठीक है, आपने ये कॉलम बना लिया, अब आपका प्रेजेंटेशन भी हो गया। अब आप बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव शेड्यूल एंड डायग्राम वी कैन क्लियरली सी दैट MC curve appear as U shape and it happens because of the law of variable proportion। ठीक है, जिसको हम लोग रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू विच एज more and more units of variable factor get applied with fixed factor, ठीक है, the production will increase in the short run initially। ठीक है, and then it started to decrease after reaching to its maximum point। ठीक है, and then it become negative। 3 केसेस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ड्यूरिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब आपका इंक्रीज, जिसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्शन जितना कर सकते हो उस लेवल तक आप अभी प्रोडक्शन किए नहीं हो, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। तो क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, याद होगा बस वाला एग्जांपल भी मैंने दिया था, उस समय आपका प्रति यूनिट को प्रोड्यूस करने का जो लागत है वो क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है तो उस समय प्रति यूनिट जो लागत होता है वो घटता है। यानी अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक चल रहा है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर।
ठीक है। और फिर जैसे ही जितना आप अप्लाई कर रहे हो, इनपुट लगा रहे हो, उस हिसाब से आउटपुट आपको कम मिल रहा है, यानी अब आपका स्टार्ट क्या हो गया है, अब आपका स्टार्ट हो गया है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का केस। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये पहुंचेगा, ठीक है, अगर बाई चांस मान लेते टेबल हमारा और आगे रहता, तो यहां इस पॉइंट के बाद अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का केस भी स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये यू शेप का क्यों होता है। इसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई AC कर्व अपीयर एज यू शेप, ये भी पूछा जा सकता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करते हुए सीखना है, ठीक है, आपको आंसर करना है। तो उम्मीद करें कि इस लेक्चर के अंदर जो डायग्राम का प्रेजेंटेशन है, कैसे किया जाता है, क्या लॉजिक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जैसा आपने देखा कि इंटरडिपेंडेंट है। आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो कुछ लगाओगे, जो कि आप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े। जब आप कुछ यूज कर रहे हो तो फ्री फोकट में तो आएगा नहीं, यू हैव टू मेक द एक्सपेंस, तो वो खर्चे की बात हो गया। तो हमने पढ़ा कॉस्ट। अब आपके पास सामान बन के तैयार है, तो जब सामान बन के तैयार है तो आप उसको बेचोगे। क्यों बेचोगे? ताकि पैसा आपको मिले। समझ आ रहा है? आप बेचोगे तभी तो पैसा आपको मिलेगा। तो वो जो पैसा आपको मिला है, ठीक है, उस पैसे से आप अपना जो पैसा लगाए हो उसको भी देखना है कि कम से कम वो निकल जाए, प्लस आप जो मुनाफा लेके चल रहे हो कि हमको भाई कम से कम इतनी कमाई हो जाना चाहिए, वो भी आपको मिल जाना चाहिए सामान को बेच के। हाँ है ना? मैं ये सामान अगर बेच रहा हूं तो मैंने इसको बनाने में कुछ तो पैसा खर्च किया होगा। तो मैं जब इसको बेचना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि इसको बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिले, उस पैसे से इसका लागत प्लस मेरा प्रॉफिट दोनों के दोनों निकल जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जाओगे रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सारा चैप्टर किस तरीके से कनेक्टेड है। तो इसको पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, गो थ्रू कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।